हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जेई रैंडम टेस्ट नंबर 7 के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। इस टेस्ट का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। टू बैटरीज ऑफ EMF E1 is equal to 2 volt and E2 is equal to 20 volt and internal resistance R1 is equal to 1 ohm and R2 is equal to 2 ohm are connected to a resistance R is equal to 7 ohm and capacitor C is equal to 200 microfarad in series. At what time the voltage across first battery of internal resistance R1 is 0? तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास दो बैटरी है और सभी दो बैटरी है, एक रेजिस्टेंस है 7 ओम का और एक कैपेसिटर है 200 माइक्रोफैराड का, सभी सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो सबसे पहले ये बैटरी हमारा, इस बैटरी के दोनों बैटरी के पास अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये दूसरा बैटरी हुआ और ये नहीं बताया कि ये दोनों बैटरी एक साथ कनेक्टेड है, मतलब दोनों सीरीज में है, लेकिन किस तरह से सीरीज में है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है या अपोज कर रहा है। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि दोनों सपोर्ट कर रहा है दोनों का। सो दोनों का इस तरह से है, इसका प्लस इधर, इसका प्लस इधर। सो नेट जो इसका EMF है वो हो जाएगा 2 वोल्ट और 20 वोल्ट, 22 वोल्ट हो जाएगा, 18 वोल्ट नहीं होगा। ये क्वेश्चन में लिखना चाहिए था, हमने नहीं लिखा। खैर, तो ये हमारा एक बैटरी है, एक बैटरी ये है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी के अंदर ही है, और ये दूसरा बैटरी है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस इसके अंदर ही है, और इसको कनेक्ट किया गया है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से और एक एक्सटर्नल कैपेसिटर। ऑफ कोर्स कैपेसिटर एक्सटर्नल ही होगा, वो तो इंटरनल नहीं हो सकता। ये R है जिसका वैल्यू दिया हुआ है 7 ओम, और एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है 200 माइक्रोफैराड, और यहाँ पर E1 का वैल्यू है और R1 का वैल्यू है, E2 है और R2 है, ऐसे दिया हुआ है। और t=0 पर इसको क्या किया, जस्ट स्विच ऑन किया है इसको। तो स्विच ऑन किया तो ये चार्ज होने लगेगा। आप इसको ऐसे देख सकते हो कि भाई ये जो है दो ठो बैटरी है, इसके बदले में एक बैटरी लगा दें तो क्या प्रॉब्लम है, कुछ नहीं, इक्विवेलेंट बैटरी ले लेंगे। ये रेजिस्टेंस हुआ, एक कैपेसिटर हुआ और एक बैटरी ले लिया। यहाँ पर E कितना हो जाएगा, ये दोनों का सम यहाँ पर कर दिए, क्योंकि क्वेश्चन में हमने नहीं लिखा कि ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर हम मान लेते हैं कि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1 + R2। ये एक बैटरी जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, दोनों के बदले एक ठो जो मैंने लिया। सो आप यहाँ पर ये R है और ये C है। अब इसका जो चार्जिंग है, चार्जिंग का इक्वेशन हमें पता है, तो उस चार्जिंग इक्वेशन से हम करंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, वो करंट कितना होता है देख लेते हैं। ये चार्जिंग कितना होता है, चार्जिंग जो है हम कैपिटल Q लिखेंगे, क्योंकि वो 9 के साथ मेरा कंफ्यूज कर जाता है, स्मॉल q, तो हम कैपिटल Q लिखेंगे। ये चार्जिंग है। शुरू में कितना चार्ज था, नहीं शुरू में नहीं, इन्फाइनाइट टाइम में चार्ज कितना हो जाएगा, Q0 1 - e⁻ -t/CR। R यहाँ पर R इक्विवेलेंट लिखेंगे, R मतलब ये केवल R नहीं है, इक्विवेलेंट सब मिला के, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं पहले। R इक्विवेलेंट हो गया जितना भी रेजिस्टेंस है, ये है R और ये है R1 + R2, R + R1 + R2। C तो दिया हुआ है। Q0 कितना है, Q0 एकदम इन्फाइनाइट टाइम में जो है इसके अक्रॉस जो चार्ज होगा, वो वोल्टेज इसके अक्रॉस क्या होगा इन्फाइनाइट टाइम में, वही जो इसके अक्रॉस है, क्योंकि करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो Q0 हो जाएगा C × E, ये हो जाएगा। और E कितना है, ये है CE1 + E2, ये है। तो ये मुझे पता हो गया है। तो ये जब हमें पता हो गया तो हमें ये भी पता हो गया कि हम चार्ज निकाल सकते हैं। चार्ज कितना होता है, dQ/dt। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, Q0 1 का हो गया 0 माइनस इसका डिफरेंशिएशन वही है जो का सो R इक्विवेलेंट, और यहाँ 1/RC/RQ से मल्टीप्लाई है T, तो ये माइनस C/RQ से मल्टीप्लाई किया। इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो हमें करंट मिल गया। करंट हो गया Q0 के जगह पर हम CE1 + E2 लिख सकते हैं यहाँ से, और नीचे में ये माइनस प्लस हो गया, C R इक्विवेलेंट है जो कि तीनों रेजिस्टेंस का सम है, और जो लिखा हुआ है सो है T/CR3।
आर प्लस R1 प्लस R2, ये है, ये सी खत्म हो गया। तो ये करंट हमें पता चल गया कितना होगा, सो हमें पता चल गया चार्जिंग के फार्मूला से। नाउ क्वेश्चन में भी ये बोल रहा है कि एट व्हाट टाइम, टाइम पूछ रहा है कि ये जो करंट है वोल्टेज अक्रॉस फर्स्ट बैटरी, इस जो बैटरी के अक्रॉस में जो वोल्टेज है वो 0 है। ये वोल्टेज और इसका ईएमएफ में कंफ्यूज नहीं करने का है। ईएमएफ उसका स्ट्रेंथ है और वोल्टेज है, जब इसमें करंट फ्लो करता है तो इसका ईएमएफ माइनस IR1। आप यहाँ पर किरचॉफ्स लूप लो लगा दीजिए। जैसे इसके अक्रॉस जो है वोल्टेज कितना आएगा, जब मान लीजिए करंट इसमें फ्लो कर रहा है, इधर से फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पर कितना इसका पोटेंशियल है, हम वोल्टेज निकाल रहे हैं, वोल्टेज अक्रॉस फर्स्ट बैटरी। यहाँ पर पोटेंशियल है E1 माइनस, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, और करंट किधर फ्लो कर रहा है, हम जिधर जा रहे हैं उसको अपोजिट डायरेक्शन में, हम इधर से इधर जा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर हम इधर जा रहे हैं, मेरा हायर पोटेंशियल था V1 और करंट आ रहा है वापस इधर नेगेटिव डायरेक्शन में, तो हम माइनस लिखेंगे। और करंट कितना है I और R, ये R1। तो ये बोला कि उसने 0 होना चाहिए, ये 0 होगा। वो टाइम बताइए जिस टाइम में ये वोल्टेज अक्रॉस फर्स्ट बैटरी 0 है। तो यहाँ से हमें I निकल आया E/R1। वो कौन सा टाइम है जब करंट इतना है, करंट के लिए हमने एक्सप्रेशन निकाला यहाँ पर, इस सेट के लिए ये है। और ये बोल रहा है कि ये है E1/R1। एक पर्टिकुलर टाइम में I कितना है, E1/R1। किस टाइम में, मान लेते हैं T0 टाइम में। e टू द पावर, वो टाइम को हम T0 कहते हैं, और यही T0 हमें पूछा गया है, यही हमें बताना है, ये है। तो यहाँ से हम इसको निकाल देते हैं। पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। इधर हो गया E1/E1 प्लस E2, R प्लस R1 प्लस R2/R1 इक्वल टू e टू द पावर माइनस T0 बाई C R प्लस R1 प्लस R2। अब दोनों तरफ यदि हम लॉग ले लेते हैं तो T0 का वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो इधर से लॉग हो गया ln E1/E1 प्लस E2, और ये है R प्लस R1 प्लस R/R1। ये सब का हमने लॉग लिया, इधर बेस E है, और इधर हो गया माइनस T0 बाय C R प्लस R1 प्लस R2। ये माइनस है, यहाँ पर लॉग का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्सचेंज कर देते हैं। हमें पता है ना कि log ऑफ m/n जो है वो होता है माइनस log ऑफ n/m। वही न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से रिप्लेस कर देते हैं तो एक माइनस साइन आता है, तो वही माइनस साइन इधर रिप्लेस कर देगा, और तब T0 का वैल्यू आ जाएगा C टाइम्स R प्लस R1 प्लस R2 ln, ये हो गया E1 प्लस E2/2 E1, और ये हो गया R1 डिवाइडेड बाय R प्लस R1 प्लस R2, ये टोटल। और यही आपका T0 का वैल्यू है। सबका न्यूमेरिकल वैल्यू रखिए और आपका आंसर देख लीजिए। C कितना है, C है 200 माइक्रोफेराड। एक बार चेक कर लेते हैं, 200 माइक्रोफेराड, ये 2 वोल्ट, 20 वोल्ट और 1 ओम। C है 200 माइक्रोफेराड, सो 10 टू द पावर माइनस 6। ये है 7, ये है 1, ये है 2, 7 1 8 2, ये हो गया 10। E1 प्लस E2, एक था 2 और एक था 20। E1 शायद 2 है, छोटा वाला 2 है, 2 है। R1 1 है, और ये सब मिलकर 10 हो रहा है। कितना आ गया, 2000 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 6 ln, ये कितना हो गया 20, सो 11 हो गया बाय 10। तो क्या हम निकाल क्या रहे हैं, टाइम निकाल रहे हैं, ये टाइम है। सो ये 3 और ये 3 इससे कट गया, तो 2 टाइम्स 10 टू पावर माइनस 3 हो गया, और ln 1.1 का वैल्यू दिया होगा क्वेश्चन में, हाँ दिया है 0.0953। 2 टाइम्स 0.0953, इसके बदले हम मिली सेकेंड लिखते हैं, ये था सेकेंड, ये हो गया मिली सेकेंड,
अभी कितना हो गया, अब इसको 0.1819 समथिंग इतना आ रहा है। सो 0.19 मिली सेकेंड, ये आपका आंसर हो गया। ये टी नॉट का वैल्यू हो गया 0.19 मिली सेकेंड। ये ऑप्शन नंबर 4। तो ये जो है सो चार्जिंग डिस्चार्जिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है 2 बैटरी दिया हुआ है, दोनों का ईएमएफ दिया हुआ है, दोनों का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, और उसके बाद में पूछ रहा है कि वो टाइम बताना है जब इसमें कोई पर्टिकुलर करंट फ्लो कर रहा है, और वो करंट कितना है, वो करंट इतना है कि फर्स्ट बैटरी के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 0 है। तो फर्स्ट बैटरी के अक्रॉस वोल्टेज कितना आएगा, वोल्टेज आएगा जो इसका ईएमएफ है, हम यहाँ से ए से बी की ओर चल रहे हैं, यहाँ पे इसका जो ईएमएफ है E1 और करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है -IR1, ये इसका वोल्टेज हुआ। तो ए आई वोल्टेज किस टाइम में आएगा वही पूछा था। तो इसका जो चार्जिंग का इक्वेशन है यहाँ पर, ये चार्जिंग इक्वेशन था, उससे हम एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो करंट निकल गया, और इसमें आई इसी आई को हम सब्स्टिट्यूट कर दिए और तब हम टी का वैल्यू निकाल लिए। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये पार्टिकल मूव्स along the periphery of a circle of radius r। ये एक सर्किल बना रहे हैं, ये सर्किल हो गया, और इसका सेंटर यहाँ पर है। कहीं से यहाँ से जो है सो मूव करना शुरू किया और पहुँच गया यहाँ पर, ये से मूव करना शुरू किया, बी पर पहुँच गया। और क्वेश्चन कह रहा है कि ए वाला एंगल कुछ है 30 डिग्री, थीटा जो है सो 30 डिग्री है। रेडियस भी दिया हुआ है r 1 मीटर। मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एंड फेसेस ए वर्टिकल वाल। यहाँ पर इसको जो है सो एक वर्टिकल वाल मिल गया, दीवार मिल गया, इसे वर्टिकल है। अब ठीक है, और उसके बाद में ये दीवार पे चढ़ेगा। ई ट्रेवर्स पाथ along circle that is arc AB subtends angle theta is equal to 30 डिग्री, वो तो हमने लिख दिया at the center of the circle। Now it climbs vertically up on the wall, d is equal to 2 मीटर, यहाँ पे पहुँच गया C। ये वाला जो है सो d हाइट है। The displacement traversed by the particle AC is how much? डिस्प्लेसमेंट निकालना है। A से स्टार्ट किया था d is equal to 0 पर, और फाइनली यहाँ पर पहुँच गया है। तो आपको ये जो डिस्टेंस है वो दिखाना है, वो बताना है कितना है ए वेक्टर, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड बताना है। तो देखिए इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका तो ये है, आपको होगा कि भाई यहाँ से यहाँ तक जो वेक्टर है वो निकाल लेते हैं, और ये 90 डिग्री है, इसके ऊपर में जा रहा है ना, ये हम निकाल लेते हैं पहले, और उसके बाद ऊपर में जा रहा है तो वो हम पता कर लेंगे, वो पता है d। तो ये हो जाएगा हमारा, ये 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम से यूज करेंगे, वो हो जाएगा कितना हो जाएगा d² प्लस AB², यही हमारा AC है। ऐसे बना सकते हैं। तो पहले d पता कर लीजिए, AB कितना हो गया, ये r है, ये r है, ये कितना हो गया, सो पता कीजिए। तो इसको कैसे पता करेंगे, एक तरीका इसको ऐसे पता करने का है कि यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए। ये कितना हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, दोनों सेम होगा, ये दोनों बराबर है। और ये कितना हो जाएगा, ये r है तो ये हो जाएगा r sin θ/2, ये टोटल एंगल थीटा है तो ये हो जाएगा θ/2, क्योंकि ये जो कोड है सेंटर से उस पर जब हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इसको बाइसेक्ट करता है। तो इस हिसाब से ये हो गया, ये थीटा, ये एंगल कितना है θ/2, ये भी θ/2, ताकि टोटल एंगल थीटा हो गया। तो एडजेसेंट जो साइड है थीटा के साथ में वो हो गया r cos θ/2, और ये हो जाएगा r sin θ/2, r sin θ/2, वही r sin θ ये भी है। तो इस तरह से ये भी कितना हो गया, 2 r sin θ/2, r sin θ/2 प्लस r sin θ/2, ये हो गया 2r sin θ/2। और इसको लिख सकते हैं 2 sin θ/2 को 1 माइनस cos θ/2, 2 इधर रहने देते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर θ/2/2, यही सेम चीज़ है एक्चुअली, क्योंकि हमें θ/2 15 डिग्री का वैल्यू पता नहीं रहता है, राइट। तो हम यहाँ से हम 30 डिग्री का वैल्यू रख सकते हैं। अब रख लीजिए वैल्यू,
ये 2r हुआ, सबका वैल्यू रखना चाहिए। r साइड कितना दिया, 1 मीटर दिया है, कितना दिया है, r 1 मीटर है, सबका वैल्यू रख ही देते हैं, 1 रख दिए, कोई चेंज नहीं। थीटा का वैल्यू रखिए 1 माइनस कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री कितना हो गया, 2 टाइम्स 1 माइनस कॉस 30, कॉस 30 हो गया √3/2 तो ये आ गया आपका 2 माइनस स्क्वायर रूट ओवर 3 होल बाई 2, ये खत्म हो गया। ये 2 2 4 हो गया था स्क्वायर रूट के अंदर में, तो 2 बाहर चला आया, तो पूरे के अंदर में है 2 माइनस स्क्वायर रूट ओवर 3। ये ए बी हमारा है, और ए सी हमें पता है, ए सी नहीं बी सी हमें पता है, डी डी शायद 1 मीटर है, 1 मीटर कितना है, डी 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, तो यहाँ पर रख देते हैं वैल्यू डी 2 मीटर का स्क्वायर, और ए बी स्क्वायर यहाँ पर निकाले थे, बी 2 माइनस स्क्वायर रूट ओवर 3, 2 माइनस स्क्वायर रूट ओवर 3, तो ये कितना हो गया 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 6 माइनस स्क्वायर रूट ओवर 3, यही आपका आंसर है 6 माइनस 1.732। ये इतना आया 4.268। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, सो आप अंदाज से निकाल लीजिए, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। ये देखिए एक्चुअली है कितना 426 है, डेसिमल छोड़ के यहाँ तक जो है 426 है, और 426 का हमें निकालना है स्क्वायर रूट, हम अंदाज से निकालते हैं। इसके क्लोज में है 400 और 20 का, और 21 का कितना हो गया, 400 का 20 और कितना होता है 441 होता है क्या, 21 का 4 इतना होता है। देखिए ये दोनों के बीच में है 400 और 441 के बीच में 426 है, थोड़ा ज़्यादा है उससे, तो 20.5 से थोड़ा ज़्यादा लिखेंगे, जस्ट 20.5 लिख देते हैं, तो 20.5 तो 2.05 यहाँ पर 2.05, यही आपका आंसर होना चाहिए 2.07। देखिए क्लोज में कौन है 2.07, ये आपका आंसर हो गया। तो ये एक तरीका है, लेकिन ये बहुत क्लीन तरीका नहीं है, क्या है कि यहाँ से आप निकालिए ऐसे करके। क्लीन तरीका ये होता कि हमें यहाँ का कोऑर्डिनेट पता है, यहाँ का कोऑर्डिनेट पता है, और उसके बाद में हम आसानी से निकाल सकते थे ये कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर का सम, और फिर फाइनली उसका स्क्वायर रूट निकाल देते, जो कि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते हैं, वही काम करने जा रहे हैं। नेक्स्ट मेथड में हम क्या करते हैं, तीनों इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, सी और ए का, तो ज़्यादा क्लीन मेथड है। मेथड 2 ये था यहाँ पर, और ये था इधर सी है, ये डी है, पॉइंट सी है, स्टार्ट किया था यहाँ से, ये 30 तो लग नहीं रहा है, तो थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं, ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर है, और यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, ये आर आर और ये थीटा है। अब ये जो पॉइंट है ए, इसका कोऑर्डिनेट कितना है, इसका कोऑर्डिनेट आप कितना निकालोगे, मान लेते हैं कि ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा नीचे वाला वाई एक्सिस है, तो एक्स में इसका क्या कोऑर्डिनेट है 0, वाई में कितना है -r, और जेड में कितना है 0। यहाँ पर देखते हैं इसका कोऑर्डिनेट कितना कितना है, इस बी का कोऑर्डिनेट निकालिए, ये देखिए आपका वाई कोऑर्डिनेट है और एक्स कोऑर्डिनेट ये है, ये r है, तो ये हो गया आपका r cos थीटा, ये r है, ये हो गया r cos थीटा, और ये हो गया r sin थीटा। तो b का कोऑर्डिनेट x में कितना आया r sin थीटा, x में कितना आया r cos थीटा, x नहीं y में r cos थीटा, वो भी माइनस नीचे, जीरो ओरिजिन यहाँ पर है, और z कितना है, ये तो xy प्लेन में है, यहीं पर है। अब यहाँ से एक्स वाई प्लेन से ऊपर जो जा रहा है ये हमारा जेड एक्सिस, इधर इसमें दिखाना मुश्किल है, यहाँ पर सोच लीजिए जेड एक्सिस ऊपर की ओर जा रहा है, यही जेड एक्सिस में गया है, तो ये पॉइंट जो है इसका कोऑर्डिनेट वही है एक्स वाई में जो इस पॉइंट का है, इसका प्रोजेक्शन है ना, जस्ट इसके ऊपर गया है। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए आपको ए लेना पड़ेगा, या फिर ऐसे कहिए एक्स लिए वाई लिए, अब ऊपर जा रहे हैं जेड, तो एक्स वाई बी का वही है जो सी का है, तो एक्स वाई इसका आर साइन थीटा माइनस आर कॉस थीटा, एक कॉमा है, और डी ये जेड हो गया। तो सी का कोऑर्डिनेट हमें पता हो गया, ए का कोऑर्डिनेट हमें पता हो गया।
तो अब हम जो है सो इजीली इसका AC निकाल सकते हैं। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, यही फार्मूला है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, यही फार्मूला है z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। x2 माइनस x1, ये पॉइंट जो है x2 कितना r साइन थीटा और ये कितना है 0 r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। y2 माइनस y1, इसका y है माइनस r कॉस थीटा, इसका है माइनस r, तो माइनस माइनस खत्म हो गया, r कॉस थीटा माइनस r। आप देख लीजिए वही आएगा, माइनस r कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस r, एक माइनस बाहर करके मैं ऐसे कर दिया। और z कितना है, इसका तो 0 है और उसका d है, इसका d है, तो d माइनस 0 का स्क्वायर, ये आपका आंसर है। आप थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कीजिए, ये हो गया r साइन स्क्वायर थीटा, इसको यदि हम एक्सपेंड करते हैं तो r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab में 2r स्क्वायर हो गया टाइम्स कॉस थीटा और प्लस r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ये दोनों मिलके r स्क्वायर कॉमन कर लिए तो r साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हुआ, तो ये आपका सिंपली r स्क्वायर हुआ, और ये हो गया 2r स्क्वायर कॉस थीटा। और इधर जो है सो एक तो r स्क्वायर और है, यहाँ लिख देते हैं प्लस d स्क्वायर, सबका वैल्यू रखते हैं। r स्क्वायर 1 हो गया, r ही 1 है तो r स्क्वायर 1 हो गया, r 1 है, कॉस 30 डिग्री स्क्वायर रूट ओवर 3/2 प्लस d 2 है, ये 2 हो गया माइनस ये 2 तो खत्म हो गया, ये हो गया स्क्वायर रूट ओवर 3 प्लस ये 4 हो गया स्क्वायर रूट ओवर 6 माइनस स्क्वायर रूट ओवर 3। यही आपका आया था, कितना आया था जो पहला क्वेश्चन में, एक्जैक्टली सेम है, देखिए 6 माइनस स्क्वायर रूट ओवर 3 2.05 इतना मीटर। तो इसको ऐसे बना सकते हैं। वैसे आप इसको ध्यान से देखें ये क्या हो रहा है, तो ये आपको नज़र आएगा कि ये एक जो है सो सिलेंडर है, सिलेंडर का ये बेस है और ये ऊपर चल रहा था, यहाँ सिलेंडर के सरफेस पे चल रहा है, यहाँ से चलना शुरू किया और चल के यहाँ आया और फिर यहाँ से ऊपर चला गया, इस पॉइंट पे आया, तो ये सिलेंडर पर चल रहा था। सिलेंडर के लिए मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट सिस्टम है, आपने जो कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा है वो कौन सा पढ़ा है, यूजुअली आप जो है सो 2 पढ़ते हैं, एक तो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जी, ये x है, ये y है, ये z है। इसके बाद एक है पोलर जो 2D में आप पढ़ते हैं, 2D में पोलर जो है जैसे कि ये है आपका, ये हमारा r है और ये हमारा थीटा है। ये पोलर को इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है, पोलर को कार्टेशियन में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये मान लेते हैं x है और ये मान लेते हैं हमारा, इसको थोड़ा सा ठीक से बनाते हैं इस तरह से, ऐसा करते हैं, इसको फिर से बनाते हैं। ये हमारा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें एक सर्किल है, सर्किल का रेडियस r है, इसमें 2 कोऑर्डिनेट हमें पता होता है r और थीटा, इसमें 3 कोऑर्डिनेट हमें पता होता है x y g। तो 2D में z नहीं रहेगा, जस्ट x y रहेगा, तो इसको हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, आप यहाँ से देख लीजिए, कोई पॉइंट P जो है, इसमें जो भी पार्टिकल चलता है वो केवल इसके क्या कहते हैं सर्किल पर चलता है, और यदि दूसरा कहीं इधर चलना शुरू किया तो रेडियस चेंज हो जाएगा, रेडियस चेंज कीजिए तो ये दूसरा जगह चलेगा, थीटा चेंज कीजिए, आर चेंज कीजिए, ये पूरा प्लेन में चलेगा। तो पूरा प्लेन में पार्टिकल कहीं भी हो आप उसको आर थीटा से डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कन्वर्ट कर रहे हैं इस पोलर कोऑर्डिनेट को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। क्या रिलेशन है आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हो, ये कितना आया x, ये आया आर कॉस थीटा, और y ये आया आर साइन थीटा, कन्वर्ट हो गया। थीटा आर पता है तो आप एक्स वाई पता कर सकते हो। तो ये था पोलर कोऑर्डिनेट जो कि 2D में काम करता था। 3D में पोलर कोऑर्डिनेट 2 तरह के होते हैं, एक होता है सिलेंडर सिलिंड्रिकल और दूसरा होता है स्फेरिकल। स्फेरिकल स्फीयर के सरफेस पे चलता है और ये जो है सो सिलेंडर के सरफेस पे चलता है। अभी जो पहले क्वेश्चन बताए थे वो सिलेंडर यही वाला है, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट को हम दिखाते हैं यहाँ पर।
ये हमारा है, और इसके सरफेस पे कहीं पे चलना है, यहाँ पर पार्टिकल है, ठीक है। तो ये हमारा मान लेते हैं, इसको हम x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, और ये वाला जो है सो z हो गया इसका। यहाँ पर 3 कोऑर्डिनेट कौन कौन होंगे, 3 डायमेंशन है तो 3 कोऑर्डिनेट चाहिए, राइट। तो 3 कोऑर्डिनेट यहाँ पर होंगे। एक तो होगा इसका रेडियस जिसको हम r कहते हैं, r। दूसरा इस पॉइंट का जो है, मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट है, इस सर्किल पर आया, ये x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसको फाई कहते हैं। और तीसरा है ये पार्टिकल का जो z कोऑर्डिनेट है, यहाँ से यहाँ तक जो आया डिस्टेंस, z कोऑर्डिनेट, ये कितना ऊंचा है, ये जो ग्राउंड में जो ये दिख रहा है आपको सर्किल, बेस से कितना ऊपर चढ़ गया है वो z। तो 3 ठो कोऑर्डिनेट है, उसमें 2 ठो डिस्टेंस है और 1 एंगल है। अभी जो उसको क्वेश्चन था उसमें भी यही था हमारा, उसी को इस हिसाब से यदि बनाए। पहले उसको बनाने से पहले इसमें कन्वर्सन देख लेते हैं। ये हमारा x है, ठीक है, और ये हमारा रेडियस है। तो इसका कंपोनेंट इधर कितना आएगा, r cos फाई, और y में ये वाला r sin फाई, और z में वही z तो सेम है, देख रहे हैं z सेम है। तो यही हमारा कन्वर्सन है। इसी कन्वर्सन को यूज करके फिर इस सवाल को हम बनाएं जो हमने बनाया था। तो उसके लिए डायग्राम बनाना पड़ेगा। पहले हमारा ऐसा था और यहाँ से उठ के ऊपर गया था, ये हमारा सेंटर था, ये हमारा फाई था, ये मान लेते हैं हमारा x एक्सिस है, ठीक है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और यहाँ पर पहुँचा था c। ऊपर में कितना गया था d। तो इसका कोऑर्डिनेट हमें केवल पता करना है, x y g पता करना है, राइट। यहाँ पर लेकिन कोऑर्डिनेट तो u फाई r फाई g में दिया हुआ है ना। इसका है r फाई और g कोऑर्डिनेट दिया है, इसी को मुझे कन्वर्ट करना है x y g में, और यहाँ पर इसका भी कोऑर्डिनेट हमें पता करना है। ये पॉइंट a था, ये पॉइंट b और ये पॉइंट c। तो x में ये कितना आ जाएगा, यहाँ से ये r है, तो जो कन्वर्सन है उसके हिसाब से x कितना है, r cos फाई। ये r कभी r में पढ़ा कभी छोटा लिख रहा हूँ। ये r है, r cos फाई। y कितना है, r sin फाई, और g कितना है, ये d है। यही तीनों कन्वर्सन मुझे भी करना है। x कितना हुआ, x हुआ r cos 30 डिग्री, फाई वहाँ पर थीटा था तो फाई ही रहने देते हैं। अभी मैंने फाई लिख दिया तो फाई ही सही है। तो इस तरह से तीनों यहाँ पर लिखा हुआ ऑलरेडी। तो ये जो डिस्टेंस है ए सी वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ओवर इसका r cos फाई ए का जो है, तो मैंने लिखा तो नहीं है यहाँ पर, ठीक से लिखते हैं। इस पॉइंट के लिए ये x कितना है, r cos फाई, r cos 0 डिग्री। ये फाई, इस पॉइंट के लिए फाई तो 0 है ना, और r sin 0 डिग्री, ये y हुआ, और z ये डिस्टेंस ऊपर कितना गया 0, तो मतलब ये हो गया r, 0, 0। इसी फार्मूला को यूज किए। इस पॉइंट के लिए फाई कितना है, फाई 0 है, इसको नहीं देखिए, हम इस पॉइंट के लिए बात कर रहे हैं। यही हमारा x एक्सिस है, वो x एक्सिस के ऊपर आ गया। तो ये x एक्सिस इस x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री, वही मैंने 0 लिखा। अब जब मैं b का निकालना यदि चाहूँ तो x कितना हो जाएगा, r cos फाई। तो r cos, ये फाई है तो ये कितना एंगल बना रहा है x एक्सिस के साथ में, फाई। तो r cos फाई, r sin फाई और d। मेरा स्मॉल r कैपिटल R सेम समझिए। यहाँ पर चलते हैं, ये कितना है, x कितना है, x है इसका वही जो इसका है, r cos फाई, r sin फाई और d। अब देख लीजिए, इसको देखिए और जो इसके पहले निकाले थे वो देखिए, एक जगह केवल r यहाँ पर था, r और r sin फाई ऐसे है, यही उलट गया वहाँ पर और कुछ नहीं। तो अब इसको निकाल लीजिए यहीं से, डिफरेंस जो है सो r cos फाई माइनस r cos फाई माइनस r,
का स्क्वायर, सेकेंड में आर साइन फाई माइनस 0, और थर्ड में डी 0। यही हो गया आपका। इसको आर स्क्वायर हो गया, हम एक्सपेंड कर दिए, आर कोस स्क्वायर फाई प्लस आर साइन स्क्वायर फाई, और दो टर्म अभी लिखना बाकी है इसका, माइनस 2r स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। एग्जैक्टली सेम आया है, आप चेक कर सकते हो। तो 2r स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई। 2r का वैल्यू 1 है, 2 हो गया, डी का वैल्यू 2 है, 4 हो गया, माइनस 2r का वैल्यू 1 है, और फाई का वैल्यू 30 डिग्री था, तो कॉस 30 डिग्री 3/4। ये स्क्वायर कैसे हो गया? स्क्वायर नहीं होगा ना, ये स्क्वायर नहीं होगा, हो गया स्क्वायर रूट पर 3/2, ये 2 चला गया, एग्जैक्टली सेम 6 माइनस स्क्वायर रूट पर 3, सो 2.07 मीटर। देखिए ये जनरल मेथड है, तो आप इसको ऐसे बना सकते हो। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A rod of mass m and length L is pivoted at the center and is free to rotate in the vertical plane। ये हमारा रॉड है, यहाँ पर ये पाइवोट किया हुआ है और वर्टिकल प्लेन में रोटेट कर सकता है, ये ऐसे जा सकता है वर्टिकल प्लेन में। इसको हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस, और कहीं पर होगा ये वाई एक्सिस इधर उसी प्लेन में, और जेड एक्सिस ये हमारा है, मान लेते हैं ये जेड एक्सिस। एक्स वाई हॉरिजॉन्टल प्लेन में है और जेड वर्टिकली जा रहा है। ये पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल एम, इसका मास दिया हुआ है एम और लेंथ एल है। ये पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल एम बाई 3 फॉल्स ऑन रॉड फ्रॉम ए हाइट एच। यहाँ से वो जो है ये हाइट से यहाँ पर लेते हैं, यहाँ से वो गिरना शुरू किया, यहाँ पर गिर गया, और ये डिस्टेंस जो एक्स है वो l/8 है, बोला है l/8 है। और इसका मास क्या है? ये जो पार्टिकल है इसका मास है m/3, m0 लेते हैं अभी, m0/3, और इसका मास है m। ये लेंथ है l/2, ये भी टोटल है l/2, आधा लेंथ। द एंगुलर स्पीड ऑफ द रॉड इमीडिएटली आफ्टर द पार्टिकल हिट्स द रॉड इज हाउ मच। इस रॉड का एंगुलर स्पीड क्या होगा इमीडिएटली आफ्टर ये जो पार्टिकल है इसको हिट किया उसके बाद क्या होगा? ये देखिए वर्टिकल मोशन में, ये वर्टिकल सर्कल है, ये वर्टिकल मोशन इसमें होगा। वर्टिकल मोशन होगा तो उस पर एक फोर्स काम करेगा, ग्रेविटी का फोर्स। यहाँ पर तो 0 काम करेगा, लेकिन इस पर ये जो पार्टिकल है वो जब जाके इसमें स्टिक हो गया तो उस पर काम करेगा, वो एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। तो टॉर्क यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम यहाँ क्या कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा सकते हैं? ऑफकोर्स थोड़ा देर के तो लगा सकते हैं ना, नहीं जब इसको हिट करने वाला था तब इसका कुछ वेलोसिटी होगा। वेलोसिटी कितना होगा? √2gh। h हाइट से गिर रहा है तो यहाँ पर आके उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? √2gh। तो यहाँ पर जस्ट कॉलिजन के पहले ये सिस्टम मतलब ये रॉड प्लस सिस्टम, यहाँ पर हमारा है रॉड प्लस ए स्मॉल मास वाला जो पार्टिकल है वो, ये हमारा सिस्टम है। तो कॉलिजन के जस्ट पहले ये तो रुका हुआ है, तो जो भी एंगुलर मोमेंटम है केवल इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम है। और कॉलिजन के तुरंत बाद मतलब कि कॉलिजन हुआ और 1 नैनोसेकंड में 1 पिकोसेकंड में हम देख रहे हैं कि कितना इसका एंगुलर मोमेंटम है। उस ड्यूरेशन में एंगुलर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होगा, जस्ट तुरंत कॉलिजन के बाद में। लेकिन जैसे ही वेट करेंगे तो इस पर जो है, अब ये सिस्टम का पार्ट हो गया है, सिस्टम का पार्ट तो पहले से ही था। अब इस पर जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटी फोर्स, और वो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। ये जो रॉड पर ग्रेविटी फोर्स लग रहा है वो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, क्योंकि जिस एक्सिस के अबाउट वो रोटेट कर रहा है उसी एक्सिस पर ही वो टॉर्क वेट लग रहा है। तो यहाँ पर टॉर्क इसका वेट की वजह से तो 0 है, लेकिन स्मॉल पार्टिकल पर जो फोर्स लग रहा है उसके वजह से टॉर्क 0 नहीं है। और जब टॉर्क 0 नहीं है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहता है। लेकिन हम जब यहाँ कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम देख रहे हैं वो उस सिचुएशन में देख रहे हैं कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम, t = 0 to t = 0 प्लस जस्ट थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हुआ, या 0 प्लस एप्सिलन के है, एप्सिलन जो 1 पिकोसेकंड ऑटो सेकेंड, बहुत छोटा टाइम में देख रहे हैं। और उतना ड्यूरेशन टाइम में इसने ये जो
टॉर्क है, उस टॉर्क ने जो चेंज किया एंगुलर मोमेंटम वो 0 है, इसलिए हम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर लगा रहे हैं इसका एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम शुरू में कितना था, बाद में कितना है। शुरू में कितना था, शुरू में केवल जो है सो पार्टिकल का था और ये रॉड का है, बाद में भी पार्टिकल का और रॉड का एंगुलर मोमेंटम बाद वाला है। तो शुरू में रॉड का तो 0 है, वो तो चुपचाप बैठा हुआ है। तो रॉड का कितना है, पार्टिकल का कितना है, एमवीआर। एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, आप इसको निकालोगे आई ओमेगा ऐसे, या आर क्रॉस पी, जो भी फार्मूला से निकालना हो, इस फार्मूला से निकालिए, इससे निकालिए। पार्टिकल के लिए कितना हुआ, mr²/2 ओमेगा। ओमेगा को लिख सकते हैं v/r। तो यहाँ से ये कट गया, ये तो क्यों लिखा हूँ, पार्टिकल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जस्ट mr² होता है, r कट गया, mvr आ गया। यहाँ से भी निकाल सकते हो, उसका r है और ये कितना है, mv है। दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। ये r जो मैंने लिया था, कहाँ से लिया था, यहाँ से लिया था r, और वेलोसिटी इधर है, इसके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो साइन 90 डिग्री हुआ। तो ये mvr होता है। कब होता है mvr, जब r और ये मोमेंटम जो है दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, तब ये है। यहाँ पर रोटेट कर रहा है तो 90 डिग्री होगा ही, इस तरह से रोटेट कर रहा है। ये भी इसको ω हमने लगाया था, रेडियस है ये r, और वेलोसिटी ये भी है, इसके बीच में 90 डिग्री है। तो यही है इसका mvr। तो m है, मास कितना है, m/3, पार्टिकल का मास है m/3। भी वेलोसिटी कितना है, यहाँ पर √2gh। और डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस l/2 है, और ये डिस्टेंस बताया गया x है, जो कि l/8 है। ये हो गया हमारा एंगुलर मोमेंटम बिफोर कोलिजन। कोलिजन हो गया, उसके तुरंत बाद अब दोनों जो है सो सेम एंगुलर स्पीड से चलेगा ओमेगा से। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आई ओमेगा। आई किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, दोनों का, रॉड का प्लस रॉड और ये पार्टिकल का। तो रॉड का कितना है, रॉड का है ml²/12, और पार्टिकल का कितना है, पार्टिकल का m जस्ट पॉइंट पार्टिकल की तरह है, डिस्टेंस स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितना है, l/2 माइनस l/8, ये डिस्टेंस है, इसका स्क्वायर ओमेगा। यही ओमेगा हमें निकालना है। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए। जब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा, ये फर्स्ट वाला 24/25 L √2gh। हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं, ये आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। बहुत सिंपल है, ओमेगा निकालना है, इसको साइड ले जाइए और सिंप्लीफाई कीजिए इसको, तो फाइनली आपको ये आ जाएगा। यहाँ पर m/3 होगा, थोड़ा गलत है, क्योंकि ये मास है, पार्टिकल का मास है, ये जो है सो पार्टिकल के लिए है, पार्टिकल का मास m/3 है। इतना आ जाएगा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये लाइट से क्वेश्चन है। एन इक्वी कन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ f = 10 सेंटीमीटर। ये दिख रहा है, इसका फोकल लेंथ दिया है 10 सेंटीमीटर। इज मेड ऑफ ए मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और वही म्यू पूछ रहा है। द लेंस इज केप्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टली प्लेन मिरर, प्लेस्ड प्लेन मिरर, एंड द स्पेस बिटवीन लेंस एंड मिरर इज फिल्ड विद वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। ये देख रहे हैं, ये प्लेन मिरर है, इसके ऊपर इसको रख दिया, थोड़ा यहाँ जगह बच गया, इस जगह को उसने फिल कर दिया वाटर से। ये वाटर भी अब एक लेंस की तरह काम करेगा, क्योंकि इसमें कर्वेचर है, वाटर का जो सरफेस है उसमें कर्वेचर है। तो वो वाटर वाला जो लेंस है वो कैसा दिखेगा, वो ऐसा दिखेगा, एक तरफ ये इस तरह से और एक तरफ इस तरह से। तो ये प्लेन और कनकेव लेंस हो गया, ये पानी है इधर, ये प्लेन, ये कनकेव। तो वाटर वाला जो लेंस है वो हो गया प्लेनो कनकेव लेंस। आगे क्या है, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ये 15 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक। ये बहुत पतला है, इसलिए डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक बोलिए, लेंस तक या मिरर तक सब सेम है, क्योंकि बहुत ही पतला थ्योरम लेंस है। पतला लेंस के लिए ही हम लेंस फार्मूला वगैरह वगैरह लगा सकते हैं। यदि ये थिक लेंस हो गया तो हमें रिफ्लेक्शन वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। एनीवे, क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट और इसका इमेज यहीं पर बनता है,
इसी पॉइंट पर बनता है, इसी पॉइंट पर बनता है, तो इमेज रियल है, क्योंकि लाइट का रे उधर से गया और वापस लाइट का रे आकर ही यहाँ पर बना रहा है। वर्चुअल बनना होता तो इसके इस साइड बनता है, मिरर को अपोजिट साइड में। तो क्वेश्चन है कि म्यू का वैल्यू क्या है, कि जहाँ पर ऑब्जेक्ट है वहीं पर इमेज बन रहा है, जहाँ पर ऑब्जेक्ट है वहीं पर इमेज बन रहा है। ठीक है, इसको बनाने के देखिए दो तरीके हैं। एक तो लेंदी वाला तरीका है कि आप क्या कीजिए, ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, आप एक लेंस को कंसीडर कीजिए, पहले कन्वेक्स लेंस को, और देखिए इसका इमेज कहाँ बना। वो इमेज दूसरा जो लेंस है, प्लेनो कॉन्केव लेंस पानी वाला, उसके लिए ऑब्जेक्ट काम करेगा, और देखिए उस ऑब्जेक्ट का ये इमेज कहाँ बनाता है। उसके बाद आप मिरर पर आइए, अब मिरर क्या करेगा, इसने जो इमेज बनाया है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट हो गया, वो बनाएगा इमेज। फिर अब यहाँ से वो इमेज इधर बनेगा कहीं। अब ये क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट उस इमेज को लेकर फिर कहीं और इमेज बनाएगा, उस इमेज को ये लेकर फिर ऑब्जेक्ट कहीं और बनाएगा, और फाइनली वो यहीं आके बनता है। तो ये 2 बार इसका, एक 3 बार, 3 6 बार, ऐसे करके 5 बार आपको देखना पड़ेगा, वो बहुत लेंदी है, वैसे नहीं करना है। क्वेश्चन है बहुत आसान है, वो बोल रहा है कि रिट्रेस कर रहा है ना, ये जहाँ ऑब्जेक्ट है वहीं पर बन रहा है, जहाँ पर ऑब्जेक्ट है इमेज वहीं बन रहा है। ये कब पॉसिबल है, ये पॉसिबल तब है कि जो लाइट का रे यहाँ से चला है वो वापस आ जाए, जिधर से गया है उधर से ही वापस आ जाए, और उधर से ही वापस मिरर के थ्रू आए। मिरर किसी चीज़ को वापस कब करता है, इधर से लाइट का रे आएगा, मतलब उसी रास्ते पर वापस कब करता है, इसको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करना पड़ता है। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो जिस रास्ते पर आया है उसी रास्ते पर वो तभी जाएगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री होगा, मतलब लाइट यदि नॉर्मली इस पर फॉल कर रहा है तभी ये उसको उसी डायरेक्शन में वापस भेजेगा। तो यहाँ पर इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही जगह पर है, इसका मतलब है लाइट रिट्रेस हुआ है, वापस आया अपना ही रास्ता पर, और यह तभी संभव है जब ये जो मिरर है उस पर ये दोनों लेंस से लाइट के निकलने के बाद वह लाइट जो है उस पर नॉर्मली पड़ रहा है। हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा अलग तरीके बना रहे हैं, ये हमारा जस्ट इसको इसलिए बना रहे हैं ताकि ये हमारा 2 ठो मिरर लेंस हो गया, एक ये कन्वेक्स लेंस, एक कनकेव लेंस, और ये मिरर को हमने थोड़ा अलग कर दिया। उधर से लाइट जो है आया यहाँ से, ये दोनों से, और उसके बाद में इस पर जो है 90 डिग्री हो गया। इस पर जब 90 डिग्री पर आ गया तो इसने इसको रिटर्न कर दिया, और रिटर्न कर दिया तो ये बिल्कुल फिर वहीं पर जाके इमेज बनाएगा। हम यहीं अकेले अकेले मिरर को, लेंस को नहीं देख रहे हैं, दोनों को साथ में देख रहे हैं। इसको रिटर्न कर दिया इधर से, तो जिधर से आया था उसी रास्ते से जाकर वहीं इमेज बना देगा। तो हमारे लिए अब क्या मिल गया कि ये दोनों लेंस कंबाइंड रूप में, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज कहाँ बनाते हैं, इधर इसको इस पर नॉर्मल कर दिया, मतलब इसके पैरेलल कर दिया, इन्फिनिटी पर बनाते हैं। ये दोनों लेंस कंबाइंड रूप से जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है उसका कहाँ बनाते हैं, इन्फिनिटी पर, क्योंकि यही तभी ये पैरेलल हो जाएगा इस प्रिंसिपल एक्सिस के, और तभी ये मिरर जो है उसको रिट्रेस करेगा। तो हमें ये मिल गया कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है ये दोनों कंबाइंड रूप से कहाँ पर बना रहे हैं, इन्फिनिटी पर। इसका मतलब है कि ये इसका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इसका ऑब्जेक्ट जो है वो रखा हुआ है इसके फोकल लेंथ पर, फोकल प्लेन पर। तो ये जो f15 सेंटीमीटर है वो दोनों का कंबाइंड रूप से जो लेंस बनेगा उसका फोकल लेंथ है। सो f इक्विवेलेंट जो है वो 15 सेंटीमीटर है। तो f इक्विवेलेंट आप निकाल लीजिए। अब तो आपके पास 2 लेंस हैं, एक ये है और एक कुछ ऐसे है, ये 2 है, एक कन्वेक्स है, कनकेव है, और इसका f जो है सो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और म्यू दिया हुआ है। इसका म्यू जो है वो वाटर है, 4/3 दिया हुआ है, और इसका फोकल लेंथ हमें पता नहीं है, तो दोनों का निकालना है। तो सबसे पहले इस लेंस के लिए चलते हैं। लेंस फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला ये होता है, लेंस मेकर फार्मूला 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाय 1/r1 माइनस 1/r2। ये है 1/10। म्यू कितना है हमें नहीं पता है, वो पता करना है। ये दोनों सेम है, ये इक्वी कन्वेक्स लेंस है, तो ये दोनों सेम है, 1/r1 माइनस 1 माइनस r1, r लिखते हैं वो ठीक रहेगा।
पहले इसको देखें, लाइट इधर से आ रहा है, ऑब्जेक्ट इधर था, लाइट इधर से आ रहा है, तो इसका जो फोकल कर्वेचर है वो प्लस होगा क्योंकि इधर कहीं है, इसका वाला उधर है तो माइनस होगा, ये माइनस लिखे, इसका प्लस लिखे, तो कितना आ गया म्यू माइनस 1, ये हो गया 1/r प्लस 1/r, सो 2/r, ये हो गया 1/10। यहाँ से 1/r हमें पता चल गया कितना है, ये हो गया 1/20 म्यू माइनस 1, ये 1/r हमें पता चल गया यहाँ से। तो ये था कन्वेक्स लेंस। अब हम चलते हैं कनकेव लेंस पे, पानी वाला जो लेंस है कनकेव लेंस के लिए, उसके लिए भी सेम फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर म्यू डब्ल्यू हो जाएगा, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमें पता है, और ये जो मिरर है वो कैसा है, प्लेनो कन्वेक्स है। पहला वाला कितना है -1/r, नहीं पहले वाला प्लस है ना, नहीं प्लस नहीं माइनस है, ये देखिए इधर है, इसका जो सेंटर वो कहीं इधर है, माइनस दूसरा वाला ये तो इन्फिनिटी है, प्लेन है ना, इसका फोकल लेंथ का कर्वेचर कहाँ है, इसका कर्वेचर बोल रहा हूँ, इसका कर्वेचर इन्फिनिटी है, इसका फोकल सेंटर कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर। तो ये कितना आया, ये हो गया 4/3 -1 -1/r, इसको FW कहते हैं, वाटर वाले लेंस है। ये हो गया 1/3/r, 1/r का वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 1/r जो है सो 1/20 म्यू माइनस 1, तो ये आया -1/60 म्यू माइनस 1, ये 1/FW का वैल्यू है, तो FW का निकाल सकते हैं, हमें उसका ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर FW हमें पता चल गया है, या निकालना ही है तो निकाल लीजिए, उस ज़रूरत नहीं होता उसका, 60 म्यू माइनस 1, और F जो ये लेंस का था, ग्लास वाला लेंस का, वो था 10 सेंटीमीटर, लेकिन हमें W निकालना है। तो अब जो है सो हम दोनों का कंबाइंड देखते हैं, इक्विवेलेंट लेंस को देखते हैं, इक्विवेलेंट लेंस दोनों एक दूसरे से सटा हुआ है, एक ये था और एक पानी वाला इधर है, ये दोनों सटा हुआ है, इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितना है होता है, पावर ऐड कर देते हैं, पावर मतलब 1/f जो है सो ऐड कर देते हैं, 1/f प्लस 1/FW, यही है, पावर ऐड हो जाता है, 1/f जो सो पावर है। तो ये कितना है हमें पता है, 1/15 है, क्योंकि जहाँ पर ऑब्जेक्ट था इमेज वहीं पर बना, इसका मतलब है कि ये कंबाइंड रूप से यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसको पैरेलल कर दिया इसके, मतलब इन्फिनिटी पे बना रहा है, इसका मतलब ये 15 सेंटीमीटर इस कंबाइंड जो लेंस है कन्वेक्स और कनकेव का, उसका फोकल लेंथ पर है 15 सेंटीमीटर पर है। 1/f ये जो कन्वेक्स है 10 है, और 1/FW अभी निकाले हैं 60, वो भी -60 म्यू माइनस 1, यहाँ से म्यू निकाल लीजिए, ये आ गया 1/60 म्यू माइनस 1, ये इधर हो गया 1/10 -1/15, ये कितना हो गया 5/150, मतलब 1/30, तो यहाँ से म्यू माइनस 1 कितना आ गया, हाफ, तो म्यू कितना हो गया 1 + हाफ, मतलब 1.5, ये ग्लास ही है। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। तो एक बार फिर से बता देते हैं क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, ये दो लेंस और ये मिरर की वजह से इमेज उसका वहीं बन रहा है, इसका मिरर वहीं बन रहा है, इसका मतलब ये है कि जो लाइट यहाँ से चला था वो वापस उसी रास्ते पर आ रहा है, और ऐसा तभी पॉसिबल है मिरर के कारण कि मिरर कभी किसी भी लाइट को जिस रास्ते पर आया उसी रास्ते पर तभी वापस करता है जब वो उस पर नॉर्मल पड़ता है, जब उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री होता है। तो इस पर, तो ये जो मिरर है उस पर ये दोनों लेंस जो लाइट को बेंड किया है, इस तरह से बेंड किया है कि इस पर आकर नॉर्मल पड़ रहा है। तो आप यदि एक क्षण के लिए भूल जाइए इस मिरर को, यदि ये दोनों लेंस ने इस लाइट को नॉर्मल कर दिया है, यहाँ पर नॉर्मल कर दिया है, तो इमेज को इन्फिनिटी पर बना रहा है। तो किसी भी कन्वेक्स लेंस के केस में यदि हम ऑब्जेक्ट को फोकल पॉइंट प्लेन पर रखते हैं तब उसका इमेज इन्फिनिटी पर बनता है। तो ये दोनों मिलाकर जो है एक कन्वेक्स लेंस होगा और उसका फोकल लेंथ ये 15 सेंटीमीटर।
अब इसका दो तो कंबाइंड लेंस का जो सटा हुआ है आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में है, उसका फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला हमें पता है कि उसका पावर जो है कंबाइंड का पावर वो इंडिविजुअल पावर के सम के बराबर होता है। तो वहाँ से आपको ये फार्मूला मिल जाएगा। ये पावर जो है सो सेम होता है, पावर जो है ऐड होता है, इसलिए ये फार्मूला मिल गया। अब यदि ये हमें पता है 10 सेंटीमीटर, इसको पता करना है इन टर्म्स ऑफ म्यू, और तब हमारा म्यू का वैल्यू आ जाएगा। तो ये वाटर वाला जो लेंस है उसका फोकल लेंथ हमें पता करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, कन्वेक्स लेंस के लिए लेंस मेकर फार्मूला लगाए, और लेंस मेकर फार्मूला लगाने से क्या हुआ, हमें 1/r का वैल्यू आ गया इन टर्म्स ऑफ म्यू। और सेकेंड केस में जब हम कनकेव लेंस देखते हैं, ये हमें पता नहीं है, तो इसका फोकल लेंथ जो है, पानी का जो फोकल लेंथ है वो आ गया इन टर्म्स ऑफ म्यू। यहाँ पर 1/r का जो वैल्यू आया यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इसको जो है सो कंबाइंड लेंस के फोकल लेंथ में हम रखें, मतलब इक्विवेलेंट लेंस जो है उसमें हम जब हम रखें तो हमें म्यू का वैल्यू आ गया। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये पार्टिकल ऑफ मास m इज ए स्टेशनरी एट x = 0 एंड t = 0। ये मान लेते हैं हमारा x एक्सिस है, ये 0 है, ओरिजिन है, यहीं पर पार्टिकल है शुरू में, t = 0 पर भी यहीं पर है पार्टिकल, x जो 0 है। इस पर जो फोर्स लग रहा है, इस पर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कितना है, किधर लग रहा है, एलोंग x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस, kt²। ये डायरेक्शन है, जस्ट यूनिट वेक्टर है एलोंग x एक्सिस, ये वेक्टर है। तो फोर्स इस पर रुका हुआ है शुरू में, और फोर्स इस पर x एक्सिस की तरफ लग रहा है, चलेगा किधर, वही x एक्सिस की तरफ। यदि ये नेगेटिव हो गया तो माइनस x एक्सिस उधर चलेगा, लेकिन जो भी चलना है वो चलेगा इसी लाइन पर ही, x एक्सिस पर ही। क्वेश्चन है कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिकम्स v एट t = t। यहाँ पर आके मान लीजिए t = t पर इसका वेलोसिटी v हो गया। यहाँ पर वेलोसिटी कितना है, रुका हुआ है तो 0 है, लेकिन t = t पर मान लेते हैं वो कहीं यहाँ आ गया और इसका वेलोसिटी v है। इधर भी जा सकता है, वो डिपेंड करता है k पर, k का वैल्यू पर पूछ रहा है कितना है, k का वैल्यू बाकी के टर्म में बताना है आपको। तो देखिए इसे कैसे बनाएं। इस पर एक फोर्स लग रहा है, और फोर्स लग रहा है कुछ टाइम तक लग रहा है, कैपिटल T टाइम तक लग रहा है। फोर्स कुछ टाइम तक लग रहा है, इसका मतलब है उस पर इम्पल्स काम कर रहा है, राइट। फोर्स टाइम वो होता है इम्पल्स, और इम्पल्स काम कर रहा है तो मोमेंटम को चेंज करेगा इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम से। फ्रॉम इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, जो इम्पल्स काम किया है, ये इम्पल्स जो है वो होता है f dt। हम अपने जनरल फॉर्म लिखते हैं, f जब फंक्शन नहीं है, फंक्शन है टाइम का, कांस्टेंट नहीं है तो ऐसे कर दिए। और ये होता है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम मतलब मोमेंटम फाइनली माइनस मोमेंटम इनिशियली। मोमेंटम क्या होता है, मास टाइम वेलोसिटी, मास फाइनल वेलोसिटी, मास इनिशियल वेलोसिटी, जो कि इस केस में 0 है, यहाँ रुका हुआ है ना। तो यहाँ पर आ गया mvl, या उसने बोला है v, एक्चुअली बोला है कि t = t पर इसका वेलोसिटी v है, तो इसे v ही लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारा राइट साइड वाला टर्म, तो इधर लिख दिए पूरा, इसको निकालना है। f कितना है, kt² dt। t कहाँ शुरू में, कहाँ से कहाँ तक लग रहा है, t 0 से लेकर कैपिटल T तक लग रहा है, और ये आया mv। k का वैल्यू निकालना है, k ये हो गया t³/3 0 to t इसका 2mv। तो k आ गया यहाँ पर 3mv, ये भी है, बाय t³, ये आपका आंसर 3mv/t³। ऑप्शन नंबर 2। आप यदि चाहो तो इसे दूसरे तरीके से भी बना सकते हो कि आपको याद नहीं आ रहा है, यदि इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, तो जनरल मेथड से भी बना सकते हो। कैसे, वो देख लीजिए। f दिया हुआ है, कितना दिया हुआ था, kt³, राइट। एलोंग x एक्सिस, डायरेक्शन भूल जाइए, हम सब कुछ एक प्लेन में देख रहे हैं। ये kt² है, एक्चुअली kt²। फोर्स कितना होता है, मास टाइम एक्सलेशन, और एक्सलेशन कितना होता है, एक्सलेशन होता है dv/dt, चेंज इन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
के टी स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं एम डी भी इजकल टू के टी स्क्वायर डी टी। टी इजकल टू 0 पर वेलोसिटी कितना है 0। टी इजकल टू कैपिटल टी पर वेलोसिटी कितना है, क्वेश्चन में बोला भी है, और के वैल्यू बताना है। तो यहाँ से मिल जाएगा। ये हो गया एन डी भी का इंटीग्रेशन भी, उसका अपर लिमिट भी और लोअर लिमिट 0 रखें, इतना है। यहाँ पर के हुआ टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यू बाई 3, लिमिट रखिए 0 टू टी। ये हो गया के कैपिटल टी क्यू बाई 3, और यहाँ से आपको के का वैल्यू आ गया 3 एम वी बाय टी क्यू। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, बिना इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लगाए भी निकाल सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन 35 और आज का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।